कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। मेहनत पर मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एबी क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर। तो मिरर का क्या साइन कन्वेंशन होने वाला है उनके बारे में बात करेंगे, और इसके बाद हम आज बताने वाले हैं कि मिरर में किरण आरेख क्या है, कौन कौन सा कंडीशन है उनके बारे में बात करेंगे। मिरर में अलग अलग जगहों पर वस्तु को रखेंगे और उसके बाद उसका इमेज प्राप्त करेंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं एक एक करके। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है साइन कन्वेंशन की बात। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, मिरर में साइन कन्वेंशन क्या होता है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उनके बारे में भी बात करने वाले। तो माना कि ये एक मिरर है, वो भी कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, अर्थात अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। आइए बात करते हैं साइन कन्वेंशन में कौन कौन सी मुख्य बातें हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो साइन कन्वेंशन में हम देखते हैं किसी भी दर्पण में जो डिस्टेंस जो मापेंगे वो मापेंगे ध्रुव से। कहाँ से? ध्रुव से, जिसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है, तो ध्रुव से ही सारी दूरियों को हम मापते हैं। तो पोल से हम चारों ओर के ही डिस्टेंस को क्या करते हैं? मापते हैं। तो इस ध्रुव से ऊपर का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और नीचे का डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। दाईं ओर का, ध्रुव से दाईं ओर का डिस्टेंस क्या होने वाला है? पॉजिटिव होने वाला है। और बाईं ओर का क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। यदि वस्तु को दर्पण की ओर रखा जाए, जिधर उसका परावर्तक सतह हो उस ओर वस्तु को रखी गई हो, तो वस्तु दूरी क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी जो हो जाएगी वो निगेटिव हो जाएगी। क्यों? यदि हम वस्तु को यहाँ रख दे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो किस में होगा? निगेटिव में होगा। u बराबर क्या होगा? माइनस समथिंग कुछ वैल्यू होगा। उसके बाद यदि इमेज दर्पण की ओर ही बने या दर्पण के पीछे बने, यदि पीछे बने तो क्या होगा? यदि दर्पण के पीछे इमेज बने तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा इस ध्रुव से क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, प्लस में लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? प्लस में लेंगे। क्या लेंगे? प्लस में लेंगे। अब बात करते हैं ऊपर का डिस्टेंस। क्या बात करते हैं? ऊपर। ठीक है, तो ये जो वस्तु को जो देख रहे हैं ये इतना हाइट का है, HO, ऑब्जेक्ट का हाइट। ठीक है, तो ये जो हाइट जो देख रहे हैं, इतना हाइट का जो ये वस्तु दिख रहा है, जो इस हाइट को अगर मापेंगे तो यदि पोल से ऊपर, ध्रुव से ऊपर मापी गई दूरी क्या होती है? प्लस में होता है। तो वस्तु की ऊंचाई किस में हो जाएगा? प्लस में। यदि बात की जाए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, यदि दर्पण की ओर हो तो यदि इमेज उल्टा बना हो तो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो क्या होगा? ये डिस्टेंस क्या होगा? नीचे की ओर होगा। तो नीचे की ओर होगा तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। यदि दर्पण के पीछे हो, यदि ऊपर बना हो, इमेज ऊपर बना हो तो पॉजिटिव। ठीक है, यदि नीचे बना हो तो निगेटिव।
तो इस तरीके से हम सारी दूरियों को मापते हैं, इस तरीके से हम सारी दूरियों को क्या करते हैं, मापते हैं। वो भी कहाँ से, ध्रुव से मापते हैं, वो भी कहाँ से, ध्रुव से मापते हैं। तो इसको एक बार नोट भी कर लिया जाए, ठीक है। तो नोट करने के पहले जितने भी टॉपिक हैं एक एक करके पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके लिखा भी देंगे। अब अगला जो बात करने वाले हैं, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनाने का क्या नियम है, प्रतिबिंब को जो बनाएंगे उसके लिए क्या नियम है, उसके लिए कौन कौन सा किरण का हमें ज़रूरत पड़ने वाला है, उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब बनाने के लिए मुख्य रूप से 2 किरणें चाहिए। प्रतिबिंब को बनाने के लिए, किसी वस्तु का इमेज बनाने के लिए मुख्य रूप से 2 किरणें चाहिए। कितना, सिर्फ 2 किरणें चाहिए, 2 किरण चाहिए। और देखते हैं 2 किरण कौन कौन सी हैं। पहला है ये मेन एक्सिस हो गया, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस है, मेन एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है, मेन एक्सिस है। तो इस मेन एक्सिस में मुख्य अक्ष के समानांतर और निकटवर्ती, मुख्य अक्ष के समानांतर और निकटवर्ती आपतित किरणें, आपतित किरणें परावर्तन के बाद, क्या, परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से होके गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। ये पहला रे का नियम, नियम नंबर 1 जो है कहता है कि किसी भी दर्पण में, चाहे उत्तल हो या अवतल दर्पण हो, तो उसमें क्या होगा कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से गुजरती है या मुख्य फोकस से आती हुई मालूम पड़ती है। तो हम देख लेते हैं, ये देखें किसमें, अवतल दर्पण में देख लिए। अब उत्तल दर्पण में देख लेते, उत्तल दर्पण में भी आपको पता चल जाएगा क्या होने वाला है, उत्तल दर्पण में भी पता चल जाएगा क्या होने वाला है। ये मेरा क्या है, उत्तल दर्पण है, ये मेरा क्या है, उत्तल दर्पण है। ये मेरा क्या है, मुख्य अक्ष, ये मेरा क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है। देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर, किसके, मुख्य अक्ष के समानांतर। देखिए ये क्या है, मुख्य अक्ष, इसके समानांतर ये किरणें आ रही है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, ये लौट जाएगी, परावर्तित हो जाएगी इस सतह से। जब परावर्तित हो जाएगी, जब परावर्तित हो जाएगी तो इस किरण आरेख को जब देखिएगा तो क्या ऐसा लगेगा कि ये मुख्य फोकस से आती हुई मालूम हो रही है। कहाँ से, मुख्य फोकस से आती हुई मालूम हो रही है। तो जो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, निकटवर्ती होगी, वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाएगी या मुख्य फोकस से आती हुई मालूम प्रतीत होगी। तो ये फर्स्ट रे, ठीक है, फर्स्ट रे हुआ। कौन सा रे हुआ, फर्स्ट रे। सेकेंड रे की बात करते हैं। सेकेंड रे देखते हैं क्या है। सेकेंड रे कहता है कि जो किरणें दर्पण पर लंबवत पड़ेगी, जो किरणें दर्पण पर लंबवत पड़ेगी वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और पुनः उसी पथ पर लौट आएगी। परावर्तन के बाद क्या होगा, पुनः उसी पथ पर लौट आएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये कोई मिरर है, ठीक है, ये F पॉइंट है, ये C पॉइंट है। इस तरीके से कोई रे आ रही है और पुनः क्या है, पुनः क्या है कि यही रे लंबवत पड़ने के कारण पुनः लौट जा रही है, पुनः लौट जा रही है। परावर्तन के बाद पुनः क्या हो रहा है, लौट जा रही है। तो यहाँ क्या है कि ये किरणें आती हुई मालूम हो रही है, आती हुई मालूम हो रही है। अब दूसरे इमेज में हम देख सकते हैं कि, दूसरे इमेज में हम देख सकते हैं ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा पोल हो गया, ध्रुव। तो ये F हो गया और ये C। तो जो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती थी तो वो किससे गुजरती थी, मुख्य फोकस से। और दूसरा क्या है, जो किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, वक्रता केंद्र था C से होकर गुजरेगी, किससे, C से होकर गुजरेगी। तो वो रे जो है C से होकर गुजरेगी, तो वो रे क्या पुनः इसी पथ पर
वो क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। क्या होगा, लौट जाएगी। तो ये हो गया किसमें, अवतल दर्पण में, किसमें, अवतल दर्पण में, और ये हो गया उत्तल दर्पण में। आगे हम फिगर के साथ लिखा देंगे, बाकी अभी आप समझ लीजिए। एक और रे है, ठीक है, एक और रे है जिसमें हम बात करने वाले हैं। जो रे डायरेक्ट किस पर आए, पोल पर आए, डायरेक्ट किस पर आए, ध्रुव पर आए, डायरेक्ट ध्रुव पर आए, ठीक है। तो जितने कोण के साथ, जितने एंगल के साथ वो किरणें आपतित होगी, उतने कोण को बनाते हुए वह उस सतह से ऊपर या नीचे परावर्तित हो जाएगी, ऊपर या नीचे परावर्तित हो जाएगी। देखिए एक इमेज से देख लेते हैं। ये क्या है, कोई दर्पण है, ये क्या है, कोई दर्पण है, और इस दर्पण में देख सकते हैं कि तो जो किरणें, ये क्या है, ध्रुव है, ये क्या है, ध्रुव पोल है। जो किरणें ध्रुव पर पड़े, कहाँ पड़े, ध्रुव पर पड़े, कहाँ पड़े, ध्रुव पर पड़े, तो इस तरीके से डायरेक्ट, हाँ, ध्रुव पर, मतलब पोल पर, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जितने एंगल के साथ वो किरणें पोल पर पड़ेगी, उतने एंगल के साथ वह क्या हो जाएगी, पुनः परावर्तित हो जाएगी, मतलब लौट जाएगी। ये थीटा एंगल, तो ये भी थीटा एंगल, तो मतलब आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर। तो ये 3 रे हैं, वास्तविक रूप से 2 ही रे का हमें ज़रूरत है, और वो 2 रे है। एक ये है जो मुख्य अक्ष समांतर आएगी तो वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और दूसरा रे है जो सी से जाएगी लंबवत, तो वह पुनः दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाएगी। तो ये था। इसके बाद हम देखेंगे एक एक करके दोनों दर्पण में किरण आरेख के बारे में, ठीक है। तो किरण आरेख के बारे में देखेंगे कि वस्तु को कहाँ रखा जाए, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसका आकार क्या होगा, तो इन सब के बारे में पता करेंगे। तो पहले एक करके लिखा जाए। चलिए आप लोग नोट कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन का पहला पॉइंट नोट कीजिएगा। तो नोट किया जाए। सभी दूरियां ध्रुव ब्रैकेट में पोल से मापी जाती, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी प्लस भी ब्रैकेट में धनात्मक लेते हैं। तीसरा पॉइंट आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी नेगेटिव लेते हैं। चौथा पॉइंट मुख्य अक्ष से ऊपर की सभी दूरियां
सभी दूरियां प्लस भी में लेते हैं, मतलब धनात्मक लेते हैं। 5वां पॉइंट, मुख्य अक्ष से नीचे की सभी दूरियां माइनस भी में लेते हैं। तो ये साइन कन्वेंशन है, ये 5 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो अब आगे हम बात करने वाले हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो प्रतिबिंब बनाने के नियम, पहला नियम फर्स्ट रे जो होगा, फर्स्ट रे क्या है? वह किरणें जो मुख्य अक्ष के समानांतर निकटवर्ती आपतित होती है, वह किरणें जो मुख्य अक्ष के समानांतर निकटवर्ती आपतित होती है, तो वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस ब्रैकेट में कैपिटल F, मुख्य फोकस से गुजरती है या मुख्य फोकस से आती हुई मालूम पड़ती है। दोनों इमेज बना लेते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर निकट आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण में देखिए क्या है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आई किरणें और परावर्तन के बाद लौट गई। तो जब हम इसका किरण आरेख देखेंगे पीछे की ओर बढ़ाने के बाद, तो ऐसा लगता है कि किसी एक बिंदु से वो आती हुई मालूम प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो आप इसको डॉट डॉट से मिला सकते हैं। सेकेंड रे, वह किरणें जो वक्रता केंद्र ब्रैकेट में C से होकर गुजरती है, तो वह परावर्तन के बाद
पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। तो इमेज देख लें। ये पी, दिमाग में रखिएगा, ये पी है। तो ये तो जो किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है वह परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। देखिए यहाँ जो किरणें वक्रता केंद्र से जा रही है पुनः वह उसी पथ पर लौट जाती है। यहाँ भी देख सकते हैं जो किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाती है या लौटती हुई मालूम प्रतीत होती है। ठीक है, तो तीसरा रे क्या है, तीसरा रे भी देख लेते हैं। वैसी किरणें जो थीटा कोण बनाते हुए ध्रुव ब्रैकेट में पोल पर आपतित होती है तो परावर्तन के समय वैसी किरणें जो थीटा कोण बनाते हुए ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन भी थीटा कोण बनाते हुए हो जाती है, ऊपर या नीचे हो जाए। परावर्तन भी थीटा कोण बनाते हुए परावर्तन भी थीटा कोण बनाते हुए हो जाती है। तो देख सकते हैं फिगर में। ये क्या है, पोल है। ठीक है, ये थीटा एंगल के साथ बनाते हुए ये किरणें क्या हो रही है, आ रही है, और परावर्तन के बाद थीटा कोण बनाते हुए चली जाती है। तो इस कोण को कहा गया आपतन कोण और इस कोण को कहा गया परावर्तन कोण। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर वस्तु को रखने के बाद उसका प्रतिबिंब कहाँ और उनका आकार और उनकी प्रकृति क्या होगी उनके बारे में देखते हैं।
अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब प्रकृति, आकार और स्थिति तो इन 3 चीज़ों के बारे में जानेंगे। अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर वस्तु को रखेंगे और इन 3 चीज़ों को ज्ञात करें, उनकी प्रकृति क्या है, आकार क्या है और स्थिति क्या है, इन 3 चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, पहला है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर, या तो जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। आइए इसका इमेज देखते हैं। तो कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण है। ठीक है, तो अनंत से किरणें आ रही है, अनंत से किरणें आ रही है। ठीक है, अनंत से किरणें आ रही हैं। तो अनंत से जो किरणें आती है और मुख अक्ष के समानांतर जो होती है, तो वो परावर्तन के बाद कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से, ये भी मुख्य फोकस से। जब 2 किरण आपस में किसी एक बिंदु पर कट करें तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। तो ये क्या कहलाया, प्रतिबिंब कहलाया। ठीक है, अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ होगा, मुख्य फोकस पर होगा। कहाँ होगा, मुख्य फोकस पर। तो अनंत पर जो वस्तु होगी वो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। और उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बना। कैसा बना, बहुत छोटा। इस प्रतिबिंब का हाइट पता नहीं चला, लेकिन बहुत छोटा है। कितना है, बहुत छोटा है। ठीक है, अब ये जो प्रतिबिंब बना कैसा, ठीक है, तो प्रकृति इनका कैसा है, प्रकृति क्या है, वास्तविक है और क्या है, उल्टा। यदि दर्पण की ओर बने तो वास्तविक और उल्टा, और दर्पण के पीछे बने तो काल्पनिक और सीधा। दर्पण के पीछे होगा तो क्या होगा, काल्पनिक और सीधा। दर्पण की ओर होगा, जिस ओर वस्तु है, तो उस ओर क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। तो ये हो गया प्रकृति। आकार की बात करते हैं, वस्तु तो अनंत पर बहुत बड़ा है ना, और लेकिन उसका इमेज बहुत छोटा, तो आकार क्या हो गया, बहुत छोटा। स्थिति की बात करते हैं, जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब का स्थिति क्या है, प्रतिबिंब का स्थिति क्या है, मुख्य फोकस। क्या है, मुख्य फोकस। ये 3 चीज़ आप नोट कर सकते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्रकृति कैसी होगी इनकी, प्रकृति वास्तविक और उल्टा। आकार वस्तु से बहुत छोटा। स्थिति मुख्य फोकस पर। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं F। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। अब अगला किरण आरेख देख लेते हैं।
जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी गई हो। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी गई हो तो मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरणें आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि वस्तु को रखा कहाँ गया है, अनंत, और ये क्या है, वक्रता केंद्र, इसके बीच में रखी गई है वस्तु को। ये वस्तु को इतने हाइट तक, इतना हाइट या इतना ऊंचा कोई वस्तु है, उसे रखा गया कहाँ, अनंत और सी के बीच रखा गया है। ये वस्तु है, तो इस वस्तु से टकराते हुए कोई किरण कहाँ पड़ रही है, दर्पण पर, और वो किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। और दूसरा रे क्या कहा गया, वक्रता केंद्र से जो जाएगी, दूसरा रे क्या है, जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो पुनः उसी पथ पर क्या, लौट आएगी, पुनः वह उसी पथ पर लौट आएगी। तो ये इस तरीके से किरण, और ये पुनः लौट गई। तो अब आप बता सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, एच जो है वस्तु की ऊंचाई, और ये आप देख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई एच आई, ठीक है। तो वस्तु इतना ऊंचा है, इतना बड़ा है, लेकिन इनका प्रतिबिंब जो है छोटा बना, ज़्यादा छोटा नहीं लेकिन छोटा बना, इससे छोटा बना, लेकिन कैसा बना, वास्तविक बना और उल्टा बना। कैसा, वास्तविक और उल्टा, आकार में कैसा, छोटा। अब स्थिति की बात हो तो स्थिति में वो कहाँ स्थित है, ये सी और एफ के बीच है। कहाँ स्थित है, सी और एफ, सी मतलब वक्रता केंद्र, एफ मतलब मुख्य फोकस, इनके बीच वो क्या है, स्थित है। तो आप इसे लिख सकते हैं। प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा। क्योंकि दर्पण की ओर बन रहा है तो उसके बाद क्या, आकार तो वस्तु से छोटा, बहुत छोटा नहीं, सिर्फ छोटा लिखना है। उसमें क्या था, बहुत छोटा था, ठीक है। स्थिति की बात करते हैं तो स्थिति क्या होगा, सी तथा एफ के बीच होगा। अब अगला किरण आरेख देखते हैं। जब वस्तु सी अर्थात वक्रता केंद्र पर रखी गई हो तो जब वस्तु को कहाँ, सी पर रखा गया हो तो उस समय उस वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार, स्थिति क्या होगा वो देखते हैं। थोड़ा बड़ा इमेज बनाया जाए, ठीक है।
तो वस्तु सी पर रखी गई है, ठीक है। वस्तु कहाँ रखी गई है? सी पर। एक बार कलर पेन से करते हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरणें आती है। और दूसरी रे तो जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और जो किरणें मुख्य फोकस से ही जाए तो वो क्या होगा कि वो किरणें जो है मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी। तो जो मुख्य फोकस से जाएगी तो वो मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी, जो समांतर आएगी वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है दो किरण आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ क्या बनने वाला? प्रतिबिंब। तो ये हो गया मेरा, ये हो गया ऑब्जेक्ट का क्या हाइट, और ये उनका प्रतिबिंब हो गया एच आई। तो समान लंबाई का होगा। तो इनका प्रकृति कैसा होगा? प्रकृति वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। आकार क्या होगा? वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। तो एच आई बराबर इसमें क्या हो जाएगा? एच ओ हो जाएगा, या एच ओ बराबर एच आई हो जाएगा। स्थिति क्या होगा? स्थिति यदि वस्तु को सी पर रखेंगे इसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, सी पर बनेगा। तो कहाँ होगा? सी पर, ठीक है। अब नेक्स्ट सी तथा एफ के बीच रखी गई हो। सी मतलब वक्रता केंद्र, एफ मतलब मुख्य फोकस। तो आइए देखते हैं दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में देखते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है, ठीक है। कहाँ रखना है? सी तथा एफ के बीच में। यह है वस्तु की ऊंचाई है एच ओ, ठीक है। तो अब इससे कितने निकलेगी? ये टकरा करके, और मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो मुख्य अक्ष के जो समांतर होगी वो कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से जाएगी, ठीक है। थोड़ा दर्पण बड़ा बनाना होगा। अब है ये जो है जो किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह पुनः अपने ही पथ पर वापस लौट आती है, ठीक है। तो ये यहाँ
एक दूसरे को कट करेगा तो यहाँ इनका उस वस्तु का इमेज बनेगा। तो ये क्या हो गया, एच आई हो गया। तो वस्तु से बड़ा बना, बहुत बड़ा नहीं, वस्तु से बड़ा बना, ठीक है। तो ये वस्तु की ऊंचाई है, ये इमेज का हाइट है, ठीक है। तो इनका प्रकृति, आकार और स्थिति देख लें। प्रकृति क्या होगा देख लीजिए, प्रकृति होगा वास्तविक और उल्टा। आकार क्या, वस्तु से बड़ा। और स्थिति अनंत और सी के बीच। किसके बीच, अनंत और सी के बीच। जब वस्तु को हम अनंत और सी के बीच रखे तो बना था सी और एफ के बीच। जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखे तो उसका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बना, ठीक है। एक दूसरे का उल्टा है। जब वस्तु एफ पर रखी गई हो, कहाँ, एफ पर, तो एफ पर रखी गई हो तो ये हो गया मेरा एफ और ये हो गया मेरा सी। तो जो एफ पे रखी हुई है वस्तु, तो ये क्या है, यहाँ से किरणें गुजरेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। मुख्य अक्ष के जो समांतर आती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। किससे, मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है। किससे जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो आप देख सकते हैं तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो आई वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर गई, और दूसरा रे जो रस्सी से गुजरने के बाद पुनः वो अपने पथ पर लौट आई। तो अब देखिए ये दोनों रे एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। तो समानांतर है तो ये दोनों किरणें जो है कट तो नहीं रही है, कटे तब ना इमेज बने। तो ये दोनों रे जो है अनंत पर कटती हुई मालूम होगी, ठीक है। तो अनंत पर, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, ठीक है। और इसका स्थिति जो होगा वो कहाँ होगा, अनंत पर होगा। तो अब एक स्थिति के बारे में बता दें, जब वस्तु अनंत पर थी तो कहाँ बना था प्रतिबिंब, एफ पर। और जब एफ पर रखे हैं तो कहाँ उसका प्रतिबिंब बन रहा है, अनंत पर, ठीक है। तो प्रकृति, वास्तविक और उल्टा, आकार वस्तु से बहुत बड़ा,
स्थिति अनंत पर, ठीक है। जब वस्तु F तथा P के बीच रखी गई हो, कहाँ, F तथा P के बीच रखी गई हो, तो ये P पॉइंट हो गया, ध्रुव हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो F और P के बीच में रखना है, कहाँ रखना है, F और P के बीच में रखना है। तो F और P के बीच में ये वस्तु रखा गया है, ये किरणें मुख से समांतर आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर गुजरती है, कहाँ से, F से होकर गुजरती है, ठीक है, मुख्य फोकस से। सेकेंड रे की बात करते हैं, C से होकर जा रही है, गई, और वह पुनः अपने ही पथ पर लौट आती है परावर्तन के बाद, इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इसका आकार इधर क्या है, बढ़ते जा रहा है, फैलते जा रहा है, लेकिन पीछे की ओर इसका आकार क्या हो रहा है, सिकुड़ते जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों रे पीछे आपस में किसी एक पॉइंट पर जरूर मिलती हुई मालूम हो रही है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पर मिलती हुई मालूम हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया इस वस्तु का इमेज HI, और ये हो गया HO हो गया, क्या हो गया, ये हो गया HI और ये हो गया HO। तो अब बात करते हैं इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना दर्पण के पीछे, वो भी उनका प्रकृति कैसा, काल्पनिक और सीधा। अगर स्थिति पूछा जाए तो क्या होगा, दर्पण के पीछे, ठीक है। और आकार तो वस्तु से बड़ा, आप लिख दीजिए। प्रकृति क्या होगा, काल्पनिक था उल्टा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और कैसा, सीधा, काल्पनिक तथा सीधा। और आकार हो जाएगा, आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा। और स्थिति दर्पण के पीछे, ठीक है। तो ये छठा नंबर था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अवतल दर्पण में देखा कि विभिन्न दूरियों पर वस्तु को रखे तो उसका प्रतिबिंब जो बना, उनकी आकृति, स्थिति और प्रकृति क्या है, तो इनके बारे में देखें। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में उत्तल दर्पण में वस्तु को विभिन्न दूरियों पर रखेंगे और उसका प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों यहीं तक, आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, और अपना शॉर्ट नोट्स भी तैयार करते रहिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए जय हिंद बच्चों।